हेलो स्टूडेंट, मैं पप्पू कुमावत आप सभी का मेरे चैनल पीके केमिस्ट्री ऐप पर स्वागत करता हूँ। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं आपके लिए लेके आया हूँ 12th क्लास केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे, बिल्कुल फ्री है। और आपको आपके लिए जो कोई भी क्लास अवेलेबल होगी यहाँ पे बिल्कुल क्लासरूम की जैसे अवेलेबल होगी। कभी भी आपको ये नहीं लगेगा कि हम मोबाइल या यूट्यूब पर उसकी स्टडी कर रहे हैं। हमारा जो चैप्टर था वो था सेकेंड चैप्टर विलियन। इससे पहले हमने फर्स्ट जो चैप्टर है ठोस अवस्था उसको कंप्लीट कर लिया है। तो वीडियो का कंप्लीट पूरा फायदा लेने के लिए वीडियो को फर्स्ट से लेके अंत तक बने रहे। और यदि आप बीच में जुड़ते हो तो प्लीज स्टार्टिंग वीडियो से लेके अंत तक उसको देखना, जिसके कारण आपको जो चैप्टर वो इजीली समझ में आ सके। यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और तथा जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, जिससे आने वाले जो कोई वीडियो है आपको तुरंत ही मिले सके। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वाष्प दाब। वाष्प दाब, वेपर प्रेशर। अब देखो एक्चुअली वेपर प्रेशर क्या होता है। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, कोई भी पात्र, उस पात्र में हमने जल भर लिया। जल भरने के बाद में हम क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं। तो गर्म करते हैं, जैसे स्टार्ट करते हैं वो उबलना स्टार्ट नहीं होता। उसके लिए कहते हैं कि जब जल का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है या 373 केल्विन हो जाता है, तब ये उबलना स्टार्ट होता है, जिसे हम इसका क्वथनांक बिंदु कहते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि अब मैं वायुमंडलीय गैसें होगी, और वायुमंडलीय गैसें हमेशा दाब डालती है। वायुमंडलीय गैसें हमेशा क्या डालेगी? दाब डालेगी। जब तक इस विलयन का जो दाब है इन गैस के दाब के बराबर नहीं होगा, ये वाष्प अवस्था में नहीं बदलेगी। जैसे मान लो आपको किसी चीज को उठाना है, तो उठाने के लिए आपको उसके ऊपर कम से कम कितना बल लगाना पड़ेगा? उसके भार के बराबर बल लगाओगे तभी वो उठे पाएगा। तो ये हो गया। तो वाष्प दाब क्या होगा? वाष्प यानी गैस, यानी कि गैस के अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब उस विलयन का वाष्प दाब कहलाता है। उस विलयन का वाष्प दाब कहलाता है। और किसी भी विलयन का जो वाष्प दाब है वो हमेशा विलायक एवं विलेय की प्रकृति पर निर्भर करता है। विलेय व विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब हम यहां पे देखते हैं वेपर प्रेशर। ओके, फ्री डस्ट। फिर आता है इसमें लेते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक दारू विलयन का वाष्प दाब। दारू विलयन का वाष्प दाब। अब देखो जो दारू होंगे विलेय व विलायक एवं विलेय, दोनों के दोनों कैसे होंगे? वाष्पशील होंगे। दोनों के दोनों होंगे वाष्पशील होंगे। तो वाष्पशील होंगे यानी कि इनकी गैस बनेगी। तो यहाँ पे विलयन का कुल वाष्प दाब विलायक एवं विलेय के आंशिक
वाष्प दाब के योग के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? विलायक व विलेय के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होगा। अब हम यहाँ पे सपोज हमारे पास दो घटक है, विलीन के कितने घटक है? दो घटक है। एक हमारे पास विलायक, विलायक को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे और विलेय को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? परमानेंट बी से। तो इनके वाष्प दाब क्या होंगे? तो वाष्प दाब क्या हो जाएंगे इनका? विलायक के लिए हो जाएगा पीए और इसके लिए क्या हो जाएगा? पीबी। पीए एंड पीबी। तो हम इसको लैंग्वेज में ले तो भाषा में लेंगे तो क्या हो जाएगा कि हमारे सपो यानी कि माना कि विलायक के विलीन के दो घटक ए व बी है जिनके वाष्प दाब क्रमशः पीए एंड पीबी है। अतः विलीन का कुल वाष्प दाब, विलीन का कुल वाष्प दाब क्या आ जाएगा? यहाँ से विलायक का वाष्प दाब पीए एंड विलेय का वाष्प दाब पीबी। हो गया इतना ही। अब ये हो गया अपने पास पी एंड पीबी। आगे हम क्या करते हैं? इसका जो वाष्प दाब है पी ले लेते हैं, ओनली पी कुल। तो ये जो पी कुल है यानी कि पी कुल इक्वल टू पी ए प्लस पीबी। अब हमें करना क्या है कि जो पी ए है वाष्प दाब वगैरह कितना क्या हमने इसमें विलेय बोला है, उस आधार पे हम इसका कितना वाष्प दाब होगा तो हम विलेय को वाष्प दाब को हम इनको किस में बदलेंगे? मोल भिन्न के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके बारे में सर्वप्रथम मोल भिन्न और यानी कि विलेय की मात्रा, विलेय व विलाय की मात्रा और विलीन के वाष्प दाब के मध्य जो मात्रात्मक संबंध दिया था सर्वप्रथम वो दिया था राउले ने, जिसे हम राउले या राउल्ट का नियम कहते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा अपने इसमें जो सबसे मोस्ट है, तो ये हो जाएगा इसके लिए राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम, तो राउल्ट का नियम ये कहता है कि नियत ताप एवं दाब पर, नियत ताप एवं दाब पर, नियत ताप से दाब पर, नियत ताप पर विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित वाष्पशील घटक का वाष्प दाब उसके मोल भिन्न के समानुपाती होता है। क्या रहेगा कि नियत ताप पर विलयन में उपस्थित वाष्पशील घटक का वाष्प दाब उसके मोल भिन्न के क्या होता है? समानुपाती है। पिछली क्लास में हमने मोल भिन्न देखा था कि यहाँ पे देख सकते हैं, माना विलयन में दो घटक विलायक ए एवं विलेय बी उपस्थित है जिनके वाष्प दाब क्रमशः वाष्प दाब एवं मोल भिन्न क्रमशः पीए व पीबी तथा एक्स ए एवं एक्स बी है। तो आपको पता है कि एक्स ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, यानी कि जिस अवयव के में मोल भिन्न ज्ञात करना उस अवयव के मोल अपॉन कुल मोल, और एक्स बी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से? एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ये हो गए यहाँ से। अब बात करते हैं आगे इसमें विलाय का वाष्प दाब। वाष्प दाब क्या हो जाएगा? पीए समानुपाती एक्स ए, पीए समानुपाती एक्स ए, और पीए बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से? पी नॉट ए एक्स ए, क्योंकि जब हम समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं
तो स्थिरांक आता है, स्थिरांक यहाँ पे क्या आ जाएगा पी नॉट ए, जो शुद्ध विलय का क्या है वाष्प दाब। इसी प्रकार विलय का वाष्प दाब, विलय का वाष्प दाब क्या हो जाएगा पीबी समानुपाती एक्स बी, तो पीबी बराबर क्या हो जाएगा पी नॉट बी एक्स बी, पी नॉट बी एक्स बी, जहां पी नॉट ए एवं पी नॉट बी समानुपाती स्थिरांक है, जिन्हें जो शुद्ध अवस्था में क्रमशः विलायक एवं विलेय के वाष्प दाब है। आ गया। अतः विलयन का कुल वाष्प दाब, तो कुल वाष्प दाब P कुल इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, इसको हम ले लेते हैं समीकरण 1, ये समीकरण 2 और ये हो गया समीकरण नंबर 3। हो गया इतना ही। फिर बात करते हैं कि इसका समीकरण 1, 2 एवं 3 से, समीकरण 1, 2 एवं 3 से, तो P कुल बराबर क्या हो जाएगा, पी ए की वैल्यू हमारे पास क्या है पी नॉट ए एक्स ए और पी नॉट बी एक्स बी। अब आपको करना क्या है, यहाँ से जो एक्स ए है उसको एक्स बी में बदलना है। तो हम जानते हैं क्या जानते हैं कि हमारे पास आया था एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1, देन एक्स ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ से P कुल बराबर P नॉट ए 1 माइनस एक्स बी प्लस P नॉट बी एक्स बी। अब इसको सोल्व करते हैं, तो P नॉट ए माइनस P नॉट ए एक्स बी प्लस P नॉट बी एक्स बी। अब इन दोनों में हम एक्स बी को कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ से P नॉट ए प्लस एक्स बी। अब यहाँ से इसको हम ऐसे भी लिख सकते, देखो P नॉट ए प्लस P नॉट बी एक्स बी माइनस P नॉट ए एक्स बी। तो यहाँ से देखो इसमें हम कॉमन क्या लेते हैं P नॉट ए प्लस एक्स बी को क्या ले लें इन दोनों में कॉमन, तो क्या बचेगा P नॉट बी माइनस P नॉट ए। ये अपने पास आ जाएगा राउल्ट के अनुसार विलयन का कुल वाष्प दाब। ओके, अब यहाँ से ग्राफ देखते हैं। ग्राफ में क्या देखोगे कि इनके बीच में विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा। तो देखो हम यहाँ से अब ये देखा जाता है कि हमारे पास जो शुद्ध विलायक है और हमारे पास एक क्या हमारे पास विलय वाष्पशील विलय, तो वाष्पशील विलय की वाष्पशीलता हमेशा शुद्ध जल की अपेक्षा क्या रहती है ज्यादा रहेगी। जैसे अपन बात करें एथेनॉल और जल की बात करें, तो एथेनॉल है वो ज्यादा वाष्पशील होता है जल के कंपैरिजन में। तो सपोज हमारे पास ये क्या है ए पी नॉट ए है और ये हो जाएगा पी नॉट बी। हो गया इतना ये शुद्ध विलय। तो यहाँ पे इस समय क्या रहेगा एक्स ए इक्वल टू 1 और एक्स, तो यहाँ पे ए ले लेते हैं एक्स ए इक्वल टू 0, ये ले लेते हैं हम यहाँ से एक्स बी इक्वल टू 0 और एक्स बी इक्वल टू 1। ओके, इतना इसको एक बार थोड़ा सा शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं और दोबारा बना देता हूँ उसको। देखो यहाँ से इसमें ये हो गया यहाँ से, तो ये हो जाएगा पी ए बराबर एक्स ए बराबर 1, तो एक्स ए बराबर आ जाएगा यहाँ पे 0, एक्स बी बराबर 0, एक्स बी बराबर 1। हम इतना लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं शुद्ध विलायक पी नॉट ए और यहाँ पे ले लेते हैं पी नॉट बी। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जब विलयन में केवल विलायक को दो ग्राफों को एक साथ जोड़ा गया है। यहाँ पे पहले देखते हैं इसका कि हमारे पास जब शुद्ध विलायक यानी कि एक्स ए के मोल बिंदु अधिकतम होंगे 1 होगा, तो इसका वाष्प दाब है वो क्या रहेगा। देखो यहाँ पे यदि इसकी जगह अपन 1 रख दे तो पी ए बराबर क्या हो जाएगा एक्स ए। अब जैसे जैसे इसके अंदर
इसकी वैल्यू कम होती जाएगी, पी ए नॉट की वैल्यू कम होती जाएगी तो इसकी वैल्यू भी कम होगी, तो ये धीरे धीरे घटत जाता है। और जब हमारे पास एक्स ए की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो, इसकी वैल्यू हम जीरो कर दें तो पूरी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। सेम ऐसे यदि हमारे पास एक्स बी की वैल्यू हमारे पास क्या रख दे, 1 रख दें, तो इस समय पी बी किसके बराबर हो जाएगा, पी नॉट बी के बराबर। लेकिन जैसे जैसे इसकी मात्रा कम होती जाएगी वैसे वैसे इसकी मोल, इसका जो वाष्प दाब है वो भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। हो गया इतना। अब इन दोनों को मिलाते हैं तो इस मिलाने से अपन को यह पता चलता है कि विलियम का जो वाष्प दाब है, विलियम का वाष्प दाब है वो पी नॉट ए एवं पी नॉट बी के मध्य होगा। पी नॉट ए व पी नॉट बी के क्या होगा, ये मध्य होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी, ये कौन सी रेखा पी ए की, तो पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, पी नॉट ए एक्स ए, और ये हो जाएगी ये वैल्यू किसकी, पी बी की, तो पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। ये हो गया यहाँ पे इसका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो यहाँ से क्या होगा, राहुल का नियम क्या कहता है कि किसी भी यदि विलयन में जितने भी वाष्पशील घटक है तो उनका जो वाष्प दाब है वो उसके मोल भिन्न के क्या होता है, समानुपाती होता है। हमारे पास दो घटक ले लिए, विलायक को ए और विलय को हमने ले लिया बी, और इनके वाष्प दाब हो जाएंगे पी ए और पी बी, और मोल भिन्न क्या हो जाएंगे, एक्स ए एंड एक्स बी। हम प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं कि एक्स ए बराबर क्या होगा, किसी भी अवयव के मोल भिन्न उस अवयव के मोल अपॉन कुल मोल का क्या होता है, अनुपात होता है। तो एक्स ए बराबर एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, और एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। अब हो जाएगा विलयन का वाष्प दाब, सॉरी विलाय का वाष्प दाब विलाय के मोल भिन्न के क्या होगा, समानुपाती। जब हम समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे स्थिरांक आ जाएगा जिसे हम क्या कहते हैं, शुद्ध विलाय का वाष्प दाब। फिर आ जाएगा यहाँ पे विलय का वाष्प दाब, विलय के मोल भिन्न के समानुपाती होगा, समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो पी नॉट भी आएगा जो क्या होता है, शुद्ध अवस्था में विलय का क्या आ जाएगा, वाष्प दाब। अब हमारे पास विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा, जितने भी घटक है उनके आंशिक वाष्प दाब के बराबर, तो ये हो जाएगा पी कुल बराबर पी ए प्लस पी बी। अब हमारे पास पी ए और पी बी की वैल्यू रखेंगे। अब हमें क्या करना है कि जो एक्स है उसको एक्स बी में कन्वर्ट करना है, तो एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या होता है, 1, तो एक्स ए इक्वल टू क्या जाएगा, 1 माइनस एक्स बी। अब यहाँ पे पुट करते हैं, इनको सोल्व करते हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगा पी ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी माइनस पी नॉट ए एक्स बी। यहाँ पे एक्स बी को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पी कुल। तो ये आ गया वाष्प, जब विलयन में हमारे पास दोनों के दोनों क्या हो, वाष्पशील घटक हो, द्रव्य हो, तो उस समय विलयन का कुल वाष्प दाब दोनों घटकों के वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। और ये आ जाएगा ग्राफ। ग्राफ में क्या होगा कि जब हमारे पास केवल शुद्ध विलायक होगा तो उसका वाष्प दाब अधिकतम होगा, जैसे जैसे इसके मोल भिन्न कम होते जाएंगे वैसे वैसे इसका वाष्प दाब भी कम होता जाएगा। और इसके विपरीत यदि हमारे पास विलय है तो विलय का जब ये इसके मोल भिन्न अधिकतम होंगे, 1 होगा, तो इसका वाष्प दाब क्या आ जाएगा, पी नॉट बी के बराबर। जैसे जैसे एक्स बी की वैल्यू घटकर 0 पर आती जाएगी वैसे वैसे इसका वाष्प दाब भी घटता जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि विलयन का जो कोई भी वाष्प दाब होगा वो शुद्ध विलय के वाष्प दाब और शुद्ध विलय के वाष्प दाब के बीच का होगा या औसत के बराबर होगा। ओके, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। फिर इसके बाद हम बात करते हैं ठोस अवस्था यानी कि द्रव्य ठोस का वाष्प दाब। हो गया इतना ही। अब बात करते हैं आगे द्रव्य ठोस विलयन का वाष्प दाब। देखो क्या होगा इसका वाष्प दाब। इसमें क्या करते हैं कि हमारे पास जो द्रव्य है वो तो है वाष्पशील और ठोस होता है अवाष्पशील। अब क्या होगा कि जब हम किसी भी वाष्पशील जो द्रव्य है उसमें ऐसे ले लेते हैं जैसे ग्रह, हमारे पास सपोज ये क्या है, हमारे पास क्या वाष्पशील द्रव्य है यानी कि जल है। सपोज
इसमें हम क्या मिलाते हैं, अवाष्पशील ठोस मिलाते हैं। तो ठोस मिलाएंगे तो क्या होगा, ये हो गए, जैसे हम अवाष्पशील ठोस मिलाते हैं तो देखो क्या हो जाएगा यहां से, तो इसमें कुछ अणुओं की स्थान कौन ले लेता है, ठोस कर ले लेंगे। ओके, अब इन दोनों में देखते हैं, ये क्या है, शुद्ध विलायक और ये है विलयन, शुद्ध विलायक और विलयन। अब इसकी जितने भी ऊपर वाले सरफेस के हैं सभी के सभी क्या है, वाष्पशील है, सभी के सभी क्या होंगे, वाष्पशील होंगे। तो ये द्रव में इजीली बढ़ जाएंगे और उनका वाष्पदाब भी, ये जो वाष्पशील द्रव है ये इजीली गैस में बदल जाएंगे और उनका वाष्पदाब भी क्या होगा, अधिक होगा। अब देखो इसके बाद में यदि अपन इसके अंदर अवाष्पशील जैसे मिलाते हैं, इसकी सतह पर कुछ क्या आ जाते हैं, अवाष्पशील कण आ जाते हैं, तो इसका वाष्पदाब क्या हो जाता है, घट जाता है। वाष्पदाब क्या हो जाएगा, यहां से घट जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां से वाष्पशील अणु, यहाँ पे तो कोई सतह पे तो क्या पूरी की पूरी वाष्पशील है, तो जैसे ऊपर उठेंगे ये फिर आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे बात करता है तो स्वतंत्र वाष्पशील कणों की संख्या कम हो गई। दूसरा, इस जो अवाष्पशील कण उनके नीचे वाले कण भी इजीली क्या नहीं हो पाते, वाष्प अवस्था में बदले नहीं पाते। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जब हम किसी भी वाष्पशील द्रव में अवाष्पशील ठोस मिलाते हैं तो उसका वाष्पदाब घटे जाता है। अब इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं कि यदि अपन किसी भी वस्तु को या किसी भी जिस सब्जी वगैरह को उबालते हैं तो उसमें थोड़ा सा नमक मिलाने पे वो जल्दी उबल जाता है। क्यों, क्योंकि उसका वाष्पदाब बढ़ जाता है तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ाना पड़ता है, तो उसके लिए अधिक टेम्परेचर पे वो जल्दी क्या हो जाता है, उबल जाता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि हमारे पास क्या होगा, पी कुल बराबर क्या होगा, पीए प्लस पीबी, पीए प्लस पीबी। अब हमारे पास क्या है, ये कैसा है, अवाष्पशील, और अवाष्पशील है तो उसका वाष्पदाब, अवाष्पशील का वाष्पदाब नगण्य होता है, यानी कि ठोस वाष्प में इजीली नहीं बदलता। तो वाष्पदाब नगण्य रहेगा, यानी कि 0 रहेगा। तो हमारे पास हो गया कि पी, इसका मतलब क्या आता है, यानी कि यहां पे लिख सकते हैं ठोस पदार्थ का वाष्पदाब नगण्य होता है, अतः एक्स बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। सॉरी, पी नोट बी बराबर क्या हो जाएगा, यहां से 0। पी नोट बी बराबर क्या होगा, 0। तो हमारे पास आता है पी ए इक्वल टू पी नोट बी एक्स बी, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू है, सॉरी पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगी, 0। तो हमारे पास पी कुल किसके बराबर हो जाएगा, पी कुल इक्वल टू पी ए के बराबर होगा। अब देखो यहां से पी ए की वैल्यू क्या होती है, पी नोट ए एक्स ए, क्या हो जाएगी, पी नोट ए एक्स ए। अब हमें पी ए को किसमें, एक्स ए को किसमें बदलना है, पी बी में बदलना है। तो एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या होता है, 1। देन एक्स ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बी। इसमें ये वैल्यू रखते हैं, तो वैल्यू रखने पे क्या आ जाएगा, पी कुल इक्वल टू पी नोट ए 1 माइनस एक्स बी। तो यहाँ पे आ जाएगा पी नोट ए माइनस पी नोट ए एक्स बी। इतना हो गया, इतना ही। तो हमारे पास हो गया पी कुल, हो गया इतना, ये पी कुल हो गया। अब आगे अपन देखते हैं इसमें अब मैं इसको यहां से थोड़ा सा ट्रांसफर कर रहा हूं, मैं इसको यहां पे ले रहा हूं, इसको इस साइड में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से इसको थोड़ा सा पक्षांतरण करते हैं, तो यह जाएगा पी नोट ए एक्स बी इक्वल टू पी नोट ए पी कुल, पी कुल हो जाएगा। और इसकी जगह हम एस भी यूज कर सकते हैं। तो अपने पास एक्स बी इक्वल टू क्या जाएगा, पी नोट ए माइनस पी कुल
या सॉल्यूशन, और ये क्या आ जाएगा यहाँ से पी नॉट ए। इसको हम बोलते हैं, ये जो होता है इसे हम कहते हैं पी नॉट ए माइनस पी कुल होता है वाष्प दाब में अवनमन, और हो जाएगा। और एक होता है पी नॉट ए माइनस पी कुल अपॉन पी नॉट ए, इसे बोलते हैं वाष्प दाब आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन। ओके, तो इतना हो जाएगा। तो इसका हम क्या निकाल सकते हैं, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल भिन्न के क्या होता है, बराबर होता है। अब कई जगह जहां पे पी कुल लिख रखा है वहां पे हम विलयन लेते हैं, तो इसकी जगह एस भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो ये अपन यहाँ पे एस भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पी कुल लिख दो चाहे पी एस, एस यानी कि विलयन। ओके, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, एक्स भी बराबर क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि जब द्रव में हम ठोस होते हैं अवाष्पशील, तो जब अवाष्पशील ठोस को मिलाते हैं तो इनका वाष्प दाब क्या, विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाता है, घट जाता है। क्यों, क्योंकि सरफेस के इनकी जो सतह होती है उन सतह पे कुछ अवाष्पशील कण आ जाते हैं जो इनकी वाष्पीकरण को दर को घटा देते हैं। हो गया। इसके बाद में जो इतना विलयन का कुल वाष्प दाब दोनों की योग के बराबर होता है। अब आपको पता है कि जो ठोस होते हैं पदार्थों का वाष्प दाब क्या होता है, नगण्य, तो पी नॉट भी बराबर 0, तो पी भी बराबर क्या आ जाएगा 0। तो हमारे पास एक सूत्र है इसमें, तो पी बी के बराबर क्या आ जाएगा 0, तो पी कुल किसके बराबर हो जाएगा, पी ए के बराबर। तो पी कुल है यानी पी एस है वो पी नॉट है एक्स ए, एक्स ए को एक्स बी में कन्वर्ट करते तो एक्स ए माइनस एक्स ए इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी, इसकी वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे सोल्व करते हैं। अब क्या करते हैं, माइनस को इस साइड में लेके आएंगे प्लस, और इसको प्लस को इस साइड में लेके आएंगे माइनस हो जाएगा। अब एक्स बी को सोल्व करने के पी नॉट ए उसका भाग देते हैं, तो हमारे पास एक्स बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, जिसे हम क्या कहते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ये टॉपिक आगे आपके नेक्स्ट आएगा यहाँ पे, तो वहां पे इसको डिटेल से देख लेंगे। हो गया इतना ही। तो ये आ गया द्रव ठोस विलयन का वाष्प दाब। आगे हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा आदर्श विलयन। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए उमंग व नए जोश के साथ। आप में यदि मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें। और यदि आपको किसी भी पॉइंट वगैरह किसी भी यदि कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, जिसके कारण मैं इसको इजीली सॉल्व करा दूंगा, आपको दोबारा उसको रिपीट कर दूंगा। ओके, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।